नमस्कार विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। मैं राहुल, एसओएल काउंसलर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के द्वितीय सेमेस्टर का हिंदी संप्रेषण का यूनिट 3 को आज हम लेने जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। संप्रेषण के कुछ माध्यम, यूनिट 3 का एक भाग है संप्रेषण के माध्यम। संप्रेषण के माध्यम पर चर्चा करने से पूर्व मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज की कक्षा में हम कौन कौन से विषय को पर चर्चा करने वाले हैं। संप्रेषण के विभिन्न माध्यम होंगे। इसमें मैं आपको संप्रेषण का अर्थ आपको क्लियर करूंगा। उसके बाद हम संप्रेषण के जो अलग अलग माध्यम हैं, जैसे कि एकालाप है, संलाप है, संवाद, सामूहिक चर्चा, इसके बाद और उसके बाद हम मशीनी माध्यम, यांत्रिक माध्यम जिन्हें कहते हैं, ईमेल, सोशल मीडिया, इंटरनेट और फीडबैक, इन सभी विषयों पर आज के हम ऑनलाइन क्लासेस में चर्चा करने जा रहे हैं। संप्रेषण के विभिन्न माध्यम, संप्रेषण के विभिन्न माध्यम पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपको संप्रेषण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। संप्रेषण क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। संप्रेषण शब्द मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि संप्रेषण के अभाव में मानव समाज की कल्पना करना भी गलत होगा। अर्थात मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती संप्रेषण के अभाव में। संप्रेषण शब्द क्या होता है कि अपने भावों को, अपने विचारों को श्रोता तक उसी रूप में व्यक्त करना जिस रूप में हम उस तक पहुंचाना चाहते हैं। संप्रेषण का सामान्य अर्थ वक्ता जो भावों की अभिव्यक्ति से अभिप्राय हमारे मन में जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति जो करना चाहता है, श्रोता तक ठीक उसी रूप में पहुंचे, अपने भावों विचारों को इस कौशल से प्रस्तुत करना जो कहना चाहता है वह सामने वाला उसका वही अर्थ ले, यही संप्रेषण है। संप्रेषण वक्ता और श्रोता के बीच का एक पुल होता है जिसके ऊपर हम हमारी बात दूसरे तक पहुंचती है। संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्रेषण। सम का अर्थ है समान रूप से, समान रूप का अर्थ है कि यानी जिस रूप में हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं वही उसी रूप में श्रोता तक हमारे भाव पहुंचे, अन्यथा वह संप्रेषण की जो क्रिया है वह निष्क्रिय हो जाएगी और वह सफल नहीं मानी जाएगी। जैसा कि सभी को पता है कि भाषा समाज में रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन भाषा से भी महत्वपूर्ण जो अंग है वह संप्रेषण है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि यदि आप हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं और आपके समक्ष जो श्रोता है यदि उसे हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप उसके साथ संप्रेषण नहीं कर पाएंगे, अर्थात आप अपने भावों की अभिव्यक्ति उस तक नहीं कर पाएंगे। आपको हिंदी भाषा का ज्ञान है, श्रोता को भी उसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, या फिर जो जिस भाषा का ज्ञान श्रोता को है आपको भी उसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में माना कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम उस सामने वाले श्रोता को तक अपनी बात भाषा के माध्यम से नहीं पहुंचा पाते, तो हम शारीरिक हाव भाव के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयत्न करते हैं या किसी संकेत के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयत्न करते हैं, तो ये भी एक संकेत के माध्यम से हम संप्रेषण कर सकते हैं। संप्रेषण का अंग्रेजी पर्याय कम्युनिकेशन है। संप्रेषण के माध्यम, इसकी मैं प्रस्तावना पढ़ने जा रहा हूँ। मानव समाज के विचाराभिव्यक्ति मैंने आपको बताया था कि विचारों की अभिव्यक्ति, यानी विचार अभिव्यक्ति का अर्थ होता है पहुंचाना, अपने विचारों को पहुंचाना, अपने भावों को दूसरों तक संप्रेषित करना, पहुंचाना। एवं विचारों के आदान प्रदान की जो भावना के साथ ही संप्रेषण प्रक्रिया का उद्भव एवं विकास हुआ।
मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब मानव जाति का उदय हुआ था, जब मानव बना था, उस समय से भी संप्रेषण चला आ रहा है। जब भाषा का नामो निशान भी नहीं था, जब भाषा नहीं थी, भाषा का उदय भी नहीं हुआ था, तब भी संप्रेषण करता था। मैं उदाहरण देना चाहूंगा आदि मानव। आदि मानव के पास कोई भाषा नहीं थी, फिर भी वह किसी ध्वनि के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता था। अब वे किस अर्थ में दूसरा प्रयुक्त करता था, इसकी संशय था, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन भावों की संप्रेषण करना मानव जीवन का एक प्रमुख माध्यम है। एक और उदाहरण देना चाहूंगा मैं, संप्रेषण के बिना मनुष्य का जीवन निष्क्रिय है। एक छोटा बच्चा जो होता है, उससे भी किसी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वह फिर भी अपनी माँ तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। एक बच्चा यदि जोर से रोता है, तो उसकी माँ को ये विदित हो जाता है, समझ में आ जाता है कि बच्चा भूखा है। इसी प्रकार बच्चा अलग अलग प्रकार से अपनी माँ तक बात पहुंचाता है। या जब वह खेलने का इच्छुक होता है या किसी से बात करने का इच्छुक होता है, तो विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है या विभिन्न प्रकार के ध्वनियां, रोने की ध्वनियां उत्पन्न करता है, जिससे माँ समझ जाती है कि बच्चा क्या कहना चाहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया यद्यपि बहुत प्राचीन है, संप्रेषण की जो प्रक्रिया है बहुत प्राचीन है, परंतु इसका व्यवस्थित अध्ययन अब से लगभग 70-80 वर्ष पूर्व हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया है बहुत ही प्राचीन है, बहुत, जब से मानव जाति का विकास हुआ है तब से संप्रेषण चला आ रहा है। लेकिन इसकी जो व्यवस्थित प्रक्रिया है वह आज से लगभग 70-80 वर्ष पूर्व ही हुआ है। संप्रेषण प्रक्रिया के महत्व एवं परिणाम को देखते हुए संप्रेषण प्रक्रिया के माध्यम को जानने समझने की और विद्वत वर्ग का ध्यान गया। विद्वत मतलब होता है जो विद्वान वर्ग होता है, उसका ध्यान इस तरफ गया। शिक्षा, व्यवसाय एवं जीवन के अन्य तमाम क्षेत्रों में सफलता का एकमात्र सर्व प्रमुख साधन है व्यक्ति की संप्रेषण क्षमता। यानी कि संप्रेषण यानी कि उसका कौशल, यानी किस प्रकार से व्यक्ति अपनी बात को कह सकता है। सभी को बात कहने के अलग, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर व्यक्ति संप्रेषण करने के, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे वह बोलकर, लिखकर, शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा, ध्वनि उत्पन्न के द्वारा, रंगों के द्वारा, अलग अलग माध्यम से अपनी बात को हम संप्रेषित कर सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम माध्यम कौन सा होगा, सबसे उचित माध्यम कौन सा होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे, शिक्षा, व्यवसाय एवं जीवन के अन्य तमाम क्षेत्रों में सफलता का एकमात्र सर्व प्रमुख साधन है व्यक्ति की संप्रेषण क्षमता का अधिकाधिक विकास। क्योंकि इसके द्वारा इस अपने विचारों, भावों, तमाम अभिव्यक्तियों को एक सशक्त एक दूसरे से साझा कर उचित निर्णय लेने की सक्षम हो सकते हैं। यानी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं यदि हम उचित माध्यम को अपनाएंगे। यानी कि जहां पर हमें आवश्यक है कि हमें बोलकर ही अपनी बात को व्यक्त करना है, तो वहां पर हम इशारे करें तो ये बात उस श्रोता तक सही रूप से संप्रेषण नहीं हो पाएगा। मैं एक उदाहरण दूंगा। आप जैसे आपकी कक्षा में कोई पाठ चल रहा है, आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है और आप उसका उत्तर इशारों में दें, तो यहाँ ये संप्रेषण जो है उसकी संपूर्णता नहीं प्राप्त होगी, संप्रेषण सफल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जहां पर आपको बोलना चाहिए वहां पर आप इशारा कर रहे हैं, संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं। इसी के द्वारा अपने विचारों, भावों एवं तमाम अभिव्यक्तियों को एक दूसरे से साझा कर उचित निर्णय में लेने में सक्षम कर सकते हैं। संप्रेषण के माध्यम जितने अधिक उपयुक्त एवं सशक्त होंगे, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रभाव उतना ही अधिक सुपरिणाम देने वाला होगा। संप्रेषण माध्यम के निर्मित समाज द्वारा समाज में और समाज के लिए हुई है। संप्रेषण माध्यम
समाज के साथ सदैव रहती है, सदैव परिवर्तित व विकसित होते रहते हैं, क्योंकि समाज में परिवर्तन की संभावना एवं प्रक्रिया सदैव क्रियाशील रहती है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत संप्रेषण प्रक्रिया से शुरू होने वाले एकालाप से होती हुई संवाद संबंधी चर्चा से होती हुई मशीनी संप्रेषण, यानी मैंने आपको बताया कि हम बोलकर, लिखकर या इशारे से अपनी भाषा को संप्रेषित करते हैं, परंतु इसके कुछ मशीनी माध्यम भी हैं जो आजकल के वैज्ञानिक युग में हमारे सामने एक क्रांति के रूप में उभर कर आए हैं, जैसे कि रेडियो द्वारा या टेलीविजन द्वारा या इंटरनेट द्वारा भी हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक या पूरे संसार तक भी हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनको पहुंचा सकते हैं। संवाद सामूहिक चर्चा से होती है। मशीनी संप्रेषण पर आधारित जैसे कि ईमेल है, सोशल मीडिया है, एसएमएस, इंटरनेट आदि के कारण अत्यधिक सरल एवं विश्वव्यापी हो गई है। चूंकि मानव जीवन में संप्रेषण का महत्व निर्विवाद रूप से है, अतः संप्रेषण के माध्यमों की जानकारी एवं उनके समुचित प्रयोग की परंपरा आवश्यक है। इस अध्याय में आप संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों एवं उनके गुण दोषों पर चर्चा करेंगे। संप्रेषण के महत्व को समझाने का मैंने प्रयास किया, संप्रेषण के माध्यम को विषय जानने का प्रयास किया, मैंने आपको बताया इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं संप्रेषण के विभिन्न माध्यम की ओर। संप्रेषण के विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एकालाप। एकालाप जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एकालाप यानी अकेले बातचीत। एकालाप का अर्थ है अपने मन के, भीतरी मन के या आंतरिक मन के अंदर बातचीत करना। संप्रेषण का एक विशेष माध्यम है एकालाप। एकालाप या स्वगत संप्रेषण। स्वगत संप्रेषण, स्वगत से अभिप्राय है अपने आप, स्वगत यानी कि स्वयं। कोई भी भाव एकालाप पर चर्चा कर रहे हैं हम। एकालाप संप्रेषण का एक विशिष्ट माध्यम है। विशिष्ट यानी कि सबसे प्रमुख और सबसे पहला माध्यम है। संप्रेषण जो प्रक्रिया होती है उसके विभिन्न माध्यम होते हैं, उसमें से सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख हम माध्यम कह सकते हैं एकालाप है। एकालाप या स्वगत संप्रेषण, स्वगत यानी कि स्वयं, जिसमें हम अपने आप से बातचीत करते हैं, इसमें वक्ता और श्रोता हम स्वयं होते हैं। कोई भी भाव या विचार जो सर्वप्रथम सबसे पहले व्यक्ति के मस्तिष्क में आता है। आप कुछ भी काम करते हैं, सबसे पहले विचार आपके मन में आता है। आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, या आप किसी भी से बात करते हैं, किसी कार्यालय में जाते हैं, तो आपके मन में विचार आता है। मन ही मन अपने इस विचार पर चिंतन अनुचिंतन कर निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी आपके मन में जो विचार आते हैं उससे आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मन ही मन इस विचार पर चिंतन करते हैं, आप उस पर विचार करते हैं, यही एकालाप है। इसे ही हम एकालाप कहते हैं। इसे अंग्रेजी में मोनोलॉग कहते हैं। मोनोलॉग, यहाँ व्यक्ति स्वयं ही वक्ता और स्वयं ही श्रोता होता है। दूसरे शब्दों में संबोधक और संबोधित होता है। संबोधक का अर्थ है जो संबोधन करता है, यानी कि अपनी बात को समझाता है, अपनी बात को संप्रेषित करता है, यानी इसमें कोई दूसरा नहीं होता है, वह स्वयं के साथ ही संबोधन करता है। नाटक या सिनेमा के संदर्भ में यदि हम देखें तो पात्र की वह स्थिति जब व्यक्ति अपने स्वगत भाषण अपने स्वयं के भाषण के माध्यम से पूरी कथा या स्थिति को उद्घटित करता है। अब मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि आपके अभी जो हमारे पूरे विश्व में कोरोना वायरस जो महामारी पूरा विश्व झेल रहा है, इसमें आपके भीतर भी एकालाप का जो आपके मन में चलता है, विचार चलता है कि किस प्रकार से हम इस त्रासदी से जो चल रही है, किस प्रकार से हम इसको निपट पाएंगे।
ठीक है, आप दिन के समय अपने दूसरे लोगों के साथ इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, परंतु जब आप अकेले होते हैं, जब आप रात के समय होते हैं, तो आप एकालाप करते हैं, अपने आप से ही प्रश्न करते हैं, अपने आप ही उसका उत्तर देते हैं और उस पर कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। यही संप्रेषण होता है, सॉरी एकालाप होता है। एकालाप में व्यक्ति अपने आप से बात करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह से वह अपने मन में उठ रहे भावों और विचारों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचता है। संप्रेषण के इस माध्यम में संप्रेषणकर्ता और संप्रेषण ग्रहीता दोनों ही एक ही होते हैं, यानी इसमें संप्रेषण ग्रहता कोई और नहीं होता है। संप्रेषण ग्रहता भी हम स्वयं ही होते हैं और संप्रेषण कर्ता भी हम स्वयं ही होते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चिंतन मनन करता है। संप्रेषण के इस माध्यम के अंतर्गत संप्रेषण यानी वक्ता अपने आप को गढ़ता है। जैसे कि एक व्यक्ति सोचता है कि वह कल अपने बेटे के स्कूल जाएगा और उसके कक्षा अध्यापक या अध्यापिका से मिलेगा, या उसकी प्रगति प्रोग्रेस वह कैसा चल रहा है, क्लास में कैसा पढ़ता है, तो उसके बारे में वह चर्चा करेगा। तो ये क्या है, एकालाप है, वो स्वयं से बातचीत कर रहा है, परंतु उसे कुछ देर के बाद ध्यान आता है कि कल तो उसे पहले अपने ऑफिस जाना जरूरी है, बेटे के स्कूल में अगले दिन जा सकता है, परंतु ऑफिस का काम नहीं टाला जा सकता। एकालाप की प्रक्रिया में एकालाप के दो रूप या भेद कहे जा सकते हैं। संप्रेषण के एकालाप माध्यम के अंतर्गत संप्रेषण और संदेश ग्रहीता दोनों एक ही होता है। यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं को ही संबोधित कर रहा होता है। इसमें व्यक्ति अपने निजी अनुभवों, घटनाओं, व्यक्तियों के प्रभावों व परिणामों का आकलन करता है। एकालाप प्रक्रिया में वक्ता वैचारिक रूप से अपने आप को गढ़ रहा होता है, जहां वह स्वयं ही वक्ता एवं स्वयं ही श्रोता होते हैं। संप्रेषण में एकलाप माध्यम के अंतर्गत संप्रेषण और संदेश ग्रहीता दोनों एक ही होता है। यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं को संबोधित कर रहा होता है। इसमें व्यक्ति अपने निजी अनुभवों, घटनाओं, व्यक्तियों के प्रभाव व परिणामों का आकलन करता है। एकलाप प्रक्रिया में वक्ता वैचारिक रूप से अपने आप को गढ़ रहा होता है, जहां वह स्वयं ही वक्ता एवं स्वयं ही श्रोता की भूमिका में होता है। आत्मविवेचन, आत्मविश्लेषण, आत्मविवेचन यानी अपनी आत्मा से ही विवेचन करना, अपने आप में ही विवेचन करना, अपनी आत्मा से ही विवेचन करना, आत्मविश्लेषण करना, किसी विशिष्ट विषय पर आत्म मंथन आदि एकालाप संप्रेषण के अंतर्गत। एकलाप प्रक्रिया में वक्ता वैचारिक रूप से अपने आप को गढ़ रहा होता है, जहां वह स्वयं ही वक्ता एवं स्वयं ही श्रोता की भूमिका में होता है। आत्मविवेचन, आत्मविश्लेषण किसी विशिष्ट विषय पर आत्ममंथन आदि एकालाप संप्रेषण के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति अकेला ही स्वयं से बात करता है तो उसे एकालाप या अंत व्यक्ति संप्रेषण कहा जाता है। अंत व्यक्ति संप्रेषण यानी कि अपने आप में संप्रेषण करने वाला व्यक्ति कहा जाता है, जो एक पक्षीय होता है, इसमें दूसरा पक्ष नहीं होता है। दोनों पक्ष की भूमिका वह व्यक्ति स्वयं ही निभाता है। यही अन्य तमाम संप्रेषण के माध्यमों का आधार होता है, क्योंकि हम कुछ भी करने या कहने से पहले अपने मन में विचार करते हैं। यह विचार करना ही संदेश के उद्भव की प्रक्रिया का प्रस्थान बिंदु होता है, यानी कि यह विचार जो करते हैं यही संप्रेषण की प्रक्रिया का सबसे पहला बिंदु है। क्योंकि यदि हमारे मन में कोई विचार ही नहीं आएगा तो संप्रेषण किस प्रकार हो पाएगा। संप्रेषण की पहली जो सीढ़ी है या प्रथम बिंदु है वह यही है, यहीं से संप्रेषण की प्रक्रिया का आरंभ होता है। ये विचार करना संदेश
संदेश के उद्भव की प्रक्रिया का प्रस्थान बिंदु होता है। वस्तुतः ये संप्रेषण माध्यम संप्रेषण के सभी माध्यमों में सर्वाधिक प्राचीन है। जब से मानव ने अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपने मन का, मस्तिष्क का प्रयोग करना शुरू किया, तब से ही मानव ने अपने आसपास की घटनाओं, वस्तुओं आदि को भलीभांति समझने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना भी आरंभ किया। ज्ञानेंद्रिय से कहने का तात्पर्य है कि अपने मस्तिष्क, अपने मन, उसका प्रयोग करना आरंभ किया। जैसे कि आंखों से देखकर किसी वस्तु विशेष के रूप आकार को समझना, कान से ध्वनि आदि सुनकर वस्तु स्थिति को समझना, नाक से सूंघ कर गंध को जानना, जिह्वा यानी कि जो जीभ होती है, जिह्वा के स्वाद से किसी पदार्थ के विषय में समझना, छूकर स्पर्श के माध्यम से किसी वस्तु की कठोरता, मृदुता यानी कि मृदुता, ठंडे या गर्म स्वभाव यानी कि जो कठोर होता है, हार्ड होता है, या सॉफ्ट होता है, ठंडा या गर्म होता है, हम उसको स्पर्श करके हम उसका अनुभव कर सकते हैं। वस्तुतः अपनी ज्ञानेंद्रिया को इंग्लिश में हम सिक्स सेंस कहते हैं। सेंस ऑर्गन जो होते हैं हमारे, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से मनुष्य अपने आसपास के वातावरण और उसमें विद्यमान वस्तुओं आदि के विषय में अपनी राय बनाता है। एकालाप जो होता है वह अंतर्वैयक्तिक, अब व्यक्ति के अंदर ही मानव मस्तिष्क के अंदर गतिशील रहता है। यानी कभी भी हमारा जो मस्तिष्क है वह रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। आप कुछ भी, ऐसा नहीं है कि आपका मन कभी खाली हो जाए। आप कभी अगर किसी काम में व्यस्त ना हो, बैठे हो कहीं पर, तो आपका मस्तिष्क चलता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ इमेजेस या चेहरे या फिर कुछ भी विचार आते रहते हैं। अतः संप्रेषण के माध्यम के अंतर्गत व्यक्ति की सभी ज्ञानेंद्रियां सम्मिलित रहती हैं। अब जैसे कि उदाहरण देना चाहूंगा कि आपकी ज्ञानेंद्रिय है जो नाक है, आपको कोई गंध आती है या आपको किसी खाने की गंध आती है, समोसे की गंध आती है, तो आपके मन में यानी कि ज्ञानेंद्रिय, आपके नाक ने उसके समोसे की गंध को सूंघा और आपके मन में समोसे का विचार आ गया, फिर आप उसको शायद खाने का प्रयास करें या हो सकता है कि आप उसे लेने जाएं। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है वही हमारे मस्तिष्क में विचारों को उत्पन्न करती है। उसी की वजह से ही हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं। आपने मान लीजिए किसी सामने से आपने किसी रेडी वाले को जाते हुए देखा या आइसक्रीम वाले को जाते हुए देखा, तभी फौरन आपके मन में आइसक्रीम का ख्याल आ जाएगा। या किसी गरीब व्यक्ति को आपने देखा तो उसके बारे में आप सोचने लगेंगे, उसके बारे में चिंतन करने लगेंगे। आप उससे सोचेंगे कि वह किस प्रकार से अपनी दिनचर्या करता है, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है। तो ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है, जिन्हें हम अंग्रेजी में सिक्स सेंस कहते हैं, वे हमारे विचारों को उत्पन्न करने में, विचारों को पैदा करने में सहायक होते हैं। मैंने आँख का और नाक का उदाहरण दिया, कान का भी इसी तरीके से उदाहरण हो सकता है कि आप किसी भी चीज को सुने, उसके सुनते ही आपके मन में उसका एक नया विचार आ सकता है। इसी प्रकार से स्पर्श करके भी आपने, अगर आप सो रहे हैं या कहीं और ध्यान है, आप किसी चीज को स्पर्श करते हैं, ठंडा या गर्म, आपके हाथ का स्पर्श से आपके मन में विचार आता है कि हाँ ये चीज क्या हो सकती है। संप्रेषण का एकालाप माध्यम संप्रेषण के एक मार्गीय प्रतिरूप का उदाहरण है। एक मार्गीय का मतलब है एक ही मार्ग, इसमें दूसरा मार्ग नहीं होता है। एक मार्गीय प्रतिरूप का उदाहरण है किसी नाटक, सिनेमा में किसी अभिनेता का लंबा संवाद या किसी नेता का भाषण भी हो सकता है। कई बार किसी विषय समस्या के प्रति व्यक्ति की मानसिक अस्थिरता की स्थिति का घोतक है। संप्रेषण के एकालाप माध्यम के दो रूप दिखाई देते हैं।
अब संप्रेषण का जो एकलाप माध्यम है उसके दो रूप होते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना ध्यान केंद्रित रखें कि कौन कौन से एकलाप के दो रूप होते हैं। पहला जो रूप होता है वह होता है स्थिर। स्थिर स्थिर का अर्थ है रुका हुआ, यानी कि जो चीज रुकी हुई है, जो विचार रुका हुआ है या जो भाव हमारे मन के भीतर रुका हुआ है। दूसरा होता है गत्यात्मक। तो स्थिर और गत्यात्मक का उदाहरण मैं देना चाहूंगा, जैसे कि आपके मन में कोई विचार आता है कि आपको एक नई साइकिल खरीदनी है, और आपके मन में वो जो विचार है वो हमेशा रहता है, वो स्थिर रहता है कि नहीं मुझे साइकिल खरीदनी ही है। ठीक है, तो ये स्थिर है। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, मान लीजिए आपको कल कॉलेज में जाकर अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, या कल आपका किसी मित्र के साथ कुछ संवाद होने वाला है, तो ये विचार भी स्थिर है, यानी कि ये पक्का है, ये विचार बदलने वाला नहीं है। तो ऐसे विचारों को हम स्थिर विचार कहते हैं। गत्यात्मक होता है कि विचार बदलते रहना, हमारे मस्तिष्क में विचार बदलते रहना। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, जैसे कि आप के मन में विचार आ रहा है कि अपने कल छोटे भाई के साथ आपको मैच खेलने जाना है, तभी आपके मन में विचार आता है अरे नहीं, उसी वक्त तो मुझे एक दूसरे मित्र के साथ जाना है। फिर आप मन में चिंतन करते रहते हैं कि क्या मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट मैच खेलने जाऊं या अपने मित्र के साथ जाऊं। तो ये विचार आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपके विचार गत्यात्मक होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अब मैं एक एक करके स्थिर एकलाप और गत्यात्मक एकलाप पर चर्चा करूंगा। एकलाप की प्रक्रिया में संप्रेषण किसी एक ही विचार बिंदु तक सीमित रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एकलाप की प्रक्रिया में संप्रेषण किसी एक ही विचार बिंदु तक सीमित रहता है। इसके विपरीत गत्यात्मक संप्रेषण में संप्रेषण एक साथ स्वयं से कई तरह के सवाल जवाब करता है। वास्तव में मानव जीवन में दैनिक संबंधी संवाद व बातचीत का एक बड़ा हिस्सा अपने आप से बिना शब्द के ही एकलाप के रूप में होता है। यह मानव संप्रेषण का एक बड़ा अहम प्रकार है। एकलाप एक और व्यक्ति की चिंतन क्षमता संबद्ध है, तो साथ ही साथ वह व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता एवं व्यवहार दक्षता का भी एक प्रमुख रूप है। एकलाप एक ही खिड़की मानव व्यक्तित्व के भीतर खुलती है, जो उसकी चिंतन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी खिड़की समाज में खुलती है, जो उसकी नेतृत्व क्षमता और वाक कला के साथ जुड़ जाती है। एकलाप को अंतर्मन की आवाज या अंतर्मन के साथ संवाद के रूप में भी जाना जाता है। एकलाप की स्थिति में हम अपने आप से बातचीत करते हैं और सोचते विचारते हैं। अपने आप से बातचीत एकलाप का महत्वपूर्ण रूप है, जिसे स्वगत संलाप भी कहते हैं। यानी एकलाप, आपका जो प्रश्न पत्र है यानी क्वेश्चन पेपर है, आपसे एकलाप भी पूछा जा सकता है और संलाप भी। दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो कि एकलाप का प्रश्न आता है और या संलाप का प्रश्न आता है, तो एक ही मतलब होता है इसका। इसे संलाप भी कहते हैं। कई बार इसे बोलने के अभ्यास के रूप में भी देखा जाता है। इसके कई रूप हैं। जब हम पढ़ते हैं तो आंतरिक एकलाप, जब हम पढ़ते हैं तो आंतरिक एकलाप स्वतः प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले होते हैं, आपकी परीक्षाएं आने वाली होती हैं, तो ना चाहकर भी आपके मन में एकलाप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी आपके मन में विचार आने लगते हैं। वो विचार आपके प्रश्नों से संबंधित भी हो सकते हैं, वह विचार आपके कॉलेज से संबंधित भी हो सकते हैं, वह विचार आपके मार्क्स से संबंधित भी हो सकते हैं, कैसे अंक आएंगे, कैसे पेपर प्रश्न पत्र आएगा, या कैसे हम पढ़ाई करेंगे। तो आंतरिक एकलाप स्वतः प्रारंभ हो जाता है और ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं, यानी कि हम अपने आप से बोल रहे हैं। समग्रतः संप्रेषण के एकलाप माध्यम के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को ही संबोधित कर रहा होता है। जब हम किसी विशिष्ट बिंदु पहलू पर चिंतन मनन कर रहे होते हैं या फिर पढ़ रहे होते हैं, तो यह एकलाप की प्रक्रिया होती है। हम अब आगे चलने जा रहे हैं। संप्रेषण के जो विभिन्न माध्यमों का
एकालाप से आगे जो विषय है वह है संवाद। संवाद पर चर्चा करने से पूर्व मैं संवाद के बारे में आपको बताना चाहूंगा। संवाद क्या होता है? संवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और वाद। सम का अर्थ है मिलकर, यानी कि साथ में, और वाद का अर्थ है बातचीत, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपस में परस्पर बातचीत को ही संवाद कहते हैं। संप्रेषण माध्यमों में एकालाप से अगला चरण संवाद होता है। संवाद यानी दो या दो से अधिक लोगों की आपस में बातचीत की क्रिया होती है। इसमें वक्ता और श्रोता अलग अलग प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने होते हैं। यानी कि जब संवाद होता है तो वक्ता और श्रोता दोनों एक ही साथ होते हैं, दोनों एक दूसरे के समक्ष होते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। इससे पूर्व हमने एकालाप की बात की थी। इसमें सिर्फ अपने स्वयं से ही जो वक्ता होता है वह सवाल जवाब करता है, परंतु यहाँ पर स्थिति उलट होती है। यहाँ पर वक्ता और श्रोता दोनों साथ होते हैं। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों अलग अलग प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने होते हैं। संवाद का जो अंग्रेजी पर्याय है, संवाद को अंग्रेजी में हम डायलॉग कहते हैं। डायलॉग जिसका अभिप्राय है दो या दो से अधिक लोगों की परस्पर बातचीत। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, दो या दो से अधिक लोगों की जो परस्पर बातचीत होती है उसे ही संवाद कहते हैं। संवाद या बातचीत, हम संवाद या बातचीत के अभाव में भी समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्या हम बिना किसी संवाद के समाज में रह सकते हैं? नहीं। आप सोच भी नहीं सकते कि बिना किसी से बातचीत किए क्या हम सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं? नहीं, ये संभव ही नहीं है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, हमारे अंदर मानसिक चेष्टाएं उत्पन्न करने की प्रतिभा है, तो हमें समाज में रहने के लिए सामाजिक होना पड़ेगा। उसके साथ ही हमें अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए उसकी आवश्यकता होगी। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसके मन में निरंतर सदैव विचार उत्पन्न होते हैं। उसके मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों को वो दूसरों तक संप्रेषित करना चाहता है, संप्रेषित करता है, दूसरों तक पहुंचाता है। उसे ही संवाद कहते हैं। संवाद को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं। डायलॉग का दो या दो से अधिक जो परस्पर बातचीत होती है उसे डायलॉग कहते हैं। संवाद की भाषा कैसी होनी चाहिए? जब हम किसी से संवाद करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारा संवाद किस प्रकार से सफल संवाद हो पाएगा? हमारा संवाद किस प्रकार सहज हो पाएगा? तो उसके लिए सहज भाषा का होना अनिवार्यता है। उसके लिए सहज भाषा होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए हमारी भाषा में। हमारे जो शारीरिक चेष्टाएं हैं उसमें एक गुण होना चाहिए और उत्साहवर्धक होनी चाहिए। बातचीत में के बीच में जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें वाक्य कैसे होने चाहिए? वाक्य निरंतर छोटे छोटे होने चाहिए। यदि हम बड़े वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो जो श्रोता है वह उसे समझने में कठिनाई उत्पन्न होगी। वक्ता का संवाद या वाक्य अगर कठिन होंगे, बड़े होंगे या क्लिष्ट होंगे या उनकी भाषा जो है मुश्किल होगी, तो भी श्रोता को समझने में उसे दिक्कत होगी। संवाद की भाषा स्वाभाविक उत्साहवर्धक होनी चाहिए। बातचीत में वाक्य कैसे? छोटे छोटे होने चाहिए और चुस्त होने चाहिए, यानी कि लगातार बदलते रहने चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने उसका उत्तर दिया, तो ये हमारी बातचीत निरंतर चलती रहेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कोई वाक्य ऐसा बोलता हूँ जिसका मैंने बहुत लंबा वाक्य दिया, आपको समझ नहीं आया, तो इसमें हमारी जो संवाद प्रक्रिया है वह उसमें त्रुटि आ सकती है, वह सफल संवाद
प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इन गुणों के अभाव में संवाद नीरस हो जाएगा और उबाऊ हो जाएगा। संप्रेषण की प्रक्रिया में संवाद से आशय दो या दो से अधिक व्यक्ति, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं या कोई समूह भी हो सकता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति, वो 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, या कोई एक समूह भी हो सकता है। उनके मध्य मौखिक बातचीत, उनके मध्य जो है मौखिक बातचीत होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें श्रोता होता है और वक्ता होता है, उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, वो एक साथ उपलब्ध होने चाहिए। इस प्रकार की स्थिति को ही वार्तालाप कहते हैं, या वार्तालाप संभाषण, इसे कथोपकथन भी कहा जाता है। संवाद में वक्ता संप्रेषण प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु है। मैंने प्रारंभिक बिंदु क्यों कहा? क्योंकि संवाद में जो वक्ता होता है, यानी कि अपने भावों को अभिव्यक्त करने वाला जो वक्ता होता है, वही प्रारंभिक बिंदु है। क्योंकि वार्तालाप जो होगा, जो संवाद होगा, वहीं से शुरू होगा। अगर इसमें वक्ता ही नहीं होगा तो संवाद होना तो पॉसिबल ही नहीं है। संवाद का जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसे वक्ता कहा जाता है। वक्ता से ही बात की शुरुआत होती है, जहां से इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है, और श्रोता इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और विकास प्रदान करता है। संवाद संप्रेषण माध्यमों में एकालाप की अगली कड़ी है संवाद। संवाद से आशय है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में बातचीत करना। संवाद वास्तव में संलाप का पर्याय है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एकालाप को संलाप भी कहा जाता है, उसी का पर्याय, उसी का विपरीत है, उसी का उल्टा है, उसी का पर्याय है, सॉरी उल्टा नहीं, उसी का आगे अगला चरण है, जिसका अर्थ बातचीत या वार्तालाप है। एक मन की दूसरे मन द्वारा जानने वाली बातचीत कथोपकथन, यानी एक मन एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति, इसे ही बातचीत कहा जाता है, इसे ही कथोपकथन कहा जाता है। या फिर किसी कथा, कहानी, नाटक या उपन्यास आदि के पात्रों का आपस में बातचीत करना, ये भी संवाद होता है। आप जैसे कोई मूवी देखते हैं या कोई रंगमंच देखते हैं, उसमें जो नायक होता है, नायिका होती है या खलनायक होता है, उन सभी के डायलॉग होते हैं, उन सभी के संवाद होते हैं। उन सभी संवादों के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनका अभिनय सफल हो पाता है। यहाँ पर हम अपनी वास्तविक जो जीवन होता है उसमें भी संवाद का निरंतर प्रयोग करते रहते हैं। अभी मैं संवाद के माध्यम से ही आपकी कक्षा को प्रगति मार्ग पर ले जा रहा हूँ, आपको कक्षा दे रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। संप्रेषण के संवाद माध्यम में संबोधक और संबोधित, यानी वक्ता और श्रोता दोनों अलग अलग होते हैं। वक्ता और श्रोता दोनों इसके प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। यानी कि एकालाप में तो वक्ता और श्रोता एक ही होते थे, वे स्वयं ही होते थे, परंतु यहाँ पर वक्ता की जो स्वतंत्र स्थिति होती है और जो श्रोता होता है उसकी भी अनुपस्थिति होती है। दोनों प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और दोनों की भूमिका परस्पर वक्ता और श्रोता के रूप में अदलती बदलती रहती है। यानी कि कभी वक्ता श्रोता बन जाता है, कभी श्रोता इसमें वक्ता बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे राम है, वह शाम से पूछता है कि आप कैसे हो, तो यहाँ पर राम क्या है? वक्ता है, और शाम क्या है? श्रोता है। अब शाम उसका उत्तर देता है कि मैं ठीक हूँ। अब यहाँ पर स्थिति विपरीत हो जाती है, बदल जाती है। अब शाम जो है वह श्रोता बन जाता है और शाम जो है वह वक्ता बन जाता है और राम इसमें श्रोता बन जाता है। इससे प्रतिपुष्टि तुरंत प्राप्त हो जाती है। प्रतिपुष्टि मतलब होता है फीडबैक। फीडबैक इसमें
तुरंत मिलता है, हम किसी से प्रश्न करते हैं, किसी के विचार, किसी के सामने अपने विचार रखते हैं, तो उसी समय हमें तुरंत प्रतिपुष्टि मिलती है, उसकी फीडबैक मिलता है हमें। संवाद या अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, चूंकि वक्ता व श्रोता दोनों परस्पर आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, अतः इस संप्रेषण माध्यम के अंतर्गत भाव व्यक्ति भावों की अभिव्यक्ति के प्रेषण के लिए मौखिक के साथ साथ स्पर्श, मुस्कुराहट, चेहरे के हाव भाव एवं आंखों के इशारे आदि का भी प्रयोग होता है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि जब हम किसी से मौखिक रूप से वार्तालाप करते हैं तो हम अपने शारीरिक हाव भाव भी उसमें प्रकट करते हैं, हम आंखों का भी प्रयोग करते हैं। जब हम किसी से प्रेम से बात करते हैं तो हमारी आंखों का जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ और होता है। तो यहाँ पर हम शारीरिक इशारे का भी प्रयोग करते हैं। ये संप्रेषण प्रक्रिया का एक गतिशील माध्यम है। टेलीफोन से संदेश एवं विचारों का आदान प्रदान भी संप्रेषण संवाद माध्यम के अंतर्गत माना जाता है। संवाद संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता और श्रोता के मध्य 4 संभावित स्थितियां हो सकती हैं। अब वो स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं? जब किसी से हम वार्तालाप करते हैं, कथोपकथन करते हैं, तो उसमें क्या क्या स्थिति हो सकती है? पहली स्थिति होती है श्रोता का वक्ता के संदेश से पूर्ण सहमत होना, यानी कि मैंने आपको कुछ बात कही, आपने उसे समझा, प्रतिपुष्टि दी, पर आप उससे पूर्ण रूप से सहमत हैं। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? श्रोता का वक्ता के संदेश से आंशिक सहमत होना। आंशिक सहमत होना मतलब होता है यानी कि थोड़ा सहमत होना, थोड़ा असहमति भी हो सकती है, और हाँ कि थोड़ा लगता है कि हाँ सहमत है। तीसरी स्थिति कैसी हो सकती है? श्रोता का वक्ता से पूर्ण असहमत होना, यानी कि श्रोता जो है वक्ता की बात से बिल्कुल ही असहमत है, यानी वो उसे नजरअंदाज करता है। नजरअंदाज मतलब वो उसकी बात को नेग्लेक्ट करता है, कि वो उससे सहमत ही नहीं है। और चौथी स्थिति क्या हो सकती है? श्रोता का वक्ता के संदेश को न समझ पाना। ये 4 स्थितियां संवाद में हो सकती है, जो कि वक्ता और श्रोता के मध्य उत्पन्न स्थिति होती है। उपयुक्त स्थिति के आधार पर संप्रेषण के संवाद माध्यम के प्रमुख घटक घटक कौन सी होती है? स्रोत होता है। सबसे पहले स्रोत क्या होता है? जैसे कि वक्ता हो सकता है, संदेश होता है। संदेश सबसे पहला जो घटक होता है स्रोत, यानी कि माध्यम, उसके बाद संदेश, उसके बाद श्रोता, प्रभाव एवं फीडबैक, यानी श्रोता के, मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले एक वक्ता के मन में कोई विचार आता है, वह विचार दूसरे साथी तक या जो श्रोता है उस तक पहुंचाना चाहता है, वह उसे पहुंचाने के लिए किसी माध्यम का प्रयोग करता है। ठीक है, उसके बाद वो श्रोता तक पहुंचाता है। श्रोता तक पहुंचने के बाद उसका प्रभाव श्रोता पर क्या पड़ता है? उसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। तत्पश्चात वह उसकी तुरंत प्रतिक्रिया देता है, फीडबैक देता है। संवाद में वक्ता संप्रेषण प्रक्रिया का प्रस्थान बिंदु होता है, और श्रोता की प्रतिक्रिया संवाद को विकास प्रदान करती है। प्रभावशाली संवाद के लिए भाषा सरल, स्वाभाविक, सहज, उत्साहवर्धक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक है कि संप्रेषक और संदेश ग्रहणकर्ता दोनों का भाषाई स्तर एक जैसा होना चाहिए। यानी कि आप हिंदी भाषा जानते हैं, दूसरा जो सामने वाला श्रोता है वह तमिल भाषा जानता है, और आप उसे हिंदी भाषा में समझाने का प्रयत्न करेंगे तो आपका संवाद नहीं हो पाएगा, संप्रेषण में त्रुटि हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि संप्रेषक और संदेश ग्रहणकर्ता दोनों का भाषाई स्तर एक जैसा आवश्यक होना चाहिए। इस भाषाई स्तर पर पकड़ के अभाव में संप्रेषण के बोधगम्यता में व्यवधान पैदा हो सकता है। इसमें मतलब परेशानी आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। यदि संवाद की संप्रेषण प्रक्रिया के संवाद माध्यम में वक्ता और श्रोता के अनुभव क्षेत्र में समानता होती है, होना आवश्यक है। संवाद या अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की स्थिति के आधार पर विद्वानों ने घटकीय, तात्विक, संबंधित और विकासात्मक आधार पर परिभाषित किया है। देखिए, संप्रेषण का जो एक माध्यम है संवाद।
संवाद भी दो प्रकार के होते हैं। संवाद दो प्रकार के होते हैं। पहला जो संवाद होता है, संवाद की प्रक्रिया आपको मैं समझा चुका हूं। प्रतिपाद्य की दृष्टि से संवाद में दो भेद दिखाई देते हैं। प्रतिपाद्य की दृष्टि से दो भेद होते हैं। पहला होता है स्थिर और दूसरा होता है गत्यात्मक। स्थिर से आपको पता चल रहा है कि रुका हुआ, यानी कि संवाद जो है रुका हुआ होता है, एक तरफा होता है। अभी मैं इसको स्पष्ट करूंगा कि स्थिर स्थिति कैसी होती है। दूसरा होता है गत्यात्मक स्थिति। स्थिर संवाद में वक्ता और श्रोता की स्थिति स्थिर रहती है, यानी वक्ता की और श्रोता की स्थिति जो होती है वो स्थिर रहती है। इसमें वक्ता जो है सिर्फ वक्ता ही होता है और श्रोता केवल श्रोता होता है। मुख्य भूमिका वक्ता की रहती है। इसमें स्थिर जो स्थिति होती है इसमें मुख्य भूमिका वक्ता की ही रहती है, श्रोता बस सुनता रहता है। जैसे कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है तो इसमें अध्यापक क्या होता है, वक्ता होता है, और विद्यार्थी क्या होते हैं, श्रोता होते हैं। इसमें इस स्थिति को हम स्थिर स्थिति कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण इसके विपरीत हम ले सकते हैं। जैसे किसी सभा में कोई नेता अपना भाषण देता है तो यहाँ पर भी स्थिर स्थिति होती है, क्योंकि नेता भाषण देता है और जनता केवल उसे सुनती है। नेता वक्ता होता है, प्रमुख भूमिका नेता की होती है और गौण भूमिका में जनता होती है। तो आशा करता हूं कि आपको संवाद की जो प्रथम स्थिति है प्रतिपाद्य की दृष्टि से स्थिर स्थिति का अंदाजा हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। दूसरा है गत्यात्मक। गत्यात्मक मतलब होता है कि गतिशील रहने वाला, यानी निरंतर बदलते रहने वाला। इस स्थिति में वक्ता और श्रोता की स्थिति बदलती रहती है। बदलती रहती है का आशय है कि कभी वक्ता श्रोता बन जाता है, कभी श्रोता वक्ता बन जाता है। अब इसके लिए मैं उदाहरण दूंगा कि जैसे आप किसी मित्र से बात कर रहे हैं, आपने मित्र से पूछा कि हाँ भाई आज शाम को आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप वक्ता हैं और आपका मित्र श्रोता है। अब आपके मित्र जो है उत्तर देता है कि आज शाम को मैं कोई मूवी देखने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका मित्र जो है वह वक्ता बन गया और आप श्रोता बन गए। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक संवाद। यानी यहाँ पर स्थिति बदलती है, श्रोता और वक्ता की स्थिति आपस में निरंतर बदलती रहती है। शैली की दृष्टि से भी संवाद के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मौखिक और लिखित। शैली की दृष्टि से मौखिक और लिखित रूप दिखाई देते हैं। मौखिक संवाद में मौखिक एवं सांकेतिक रूप में भाव अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि मुख से बोलकर भावों की अभिव्यक्ति करने को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में हम अपने शरीर की चेष्टाओं का प्रयोग करते हैं। आंखों से हम इशारे कर सकते हैं। मौखिक संवाद में मौखिक एवं सांकेतिक रूप से भावों की अभिव्यक्ति होती है। इस तरह के संवाद में एक तरह से अनौपचारिकताएं विद्यमान रहती है, यानी इसमें औपचारिकताएं नहीं होती है। हम कोई तैयारी नहीं करते, इसमें कोई हम क्रमबद्ध तरीके से नहीं बोलते हैं, तो इसमें औपचारिकताएं की बहुत ही कमी होती है। इस तरह के जबकि लिखित संवाद जो होता है इसमें एक तरह से औपचारिकताएं रहती हैं, ये ज्यादा स्थायी एवं स्पष्ट होता है। समग्रतः संप्रेषण के संवाद माध्यम से लाभ यह है क्योंकि इसके अंतर्गत भावों एवं विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के आमने सामने सामान्यतः बोलकर आंगिक हाव भाव के माध्यम से किया जाता है। यानी कि हम अपनी बात को मुख से बोलकर कर सकते हैं, आंगिक हाव भाव से कर सकते हैं। अतः संप्रेषण का यह सबसे सस्ता और प्रचलित माध्यम है। यानी कि हम मौखिक संप्रेषण करते हैं तो उसमें कोई रुपया खर्च नहीं होता है। यदि हम आमने सामने बात करें किसी से तो उसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। सबसे प्रचलित माध्यम यही है। संप्रेषण के इस माध्यम के अंतर्गत संप्रेषण करता कभी वक्ता तो कभी श्रोता की भूमिका में होता है। मुख्य बात इससे यह है कि संप्रेषण करता श्रोता तुरंत सूचना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर जिज्ञासा एवं शंकाओं का समाधान पा सकता है। यानी कि जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपसे कोई प्रश्न किया या कोई विषय पर आपको पढ़ाया, तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप तुरंत मुझसे उसकी उत्तर पूछ सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यही इसका सर्व प्रमुख जो है फायदा होता है।
तो आशा करता हूँ कि यहाँ पर संवाद जो विषय था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों पर एकालाप और संवाद पर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम सामूहिक चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं। सामूहिक, जैसे कि शब्द से ही प्रतीत होता है, समूह की चर्चा। समूह मतलब होता है एक लोगों का समूह, जिसमें बहुत से लोग हो सकते हैं, उसके बीच में चर्चा। हम इसी विषय पर आगे अपनी कक्षा को आरंभ करने जा रहे हैं, बढ़ाने जा रहे हैं। सामूहिक चर्चा क्या होता है? संप्रेषण के एकलाप व संवाद का ही अधिक विकसित रूप है सामूहिक चर्चा। इसके अंतर्गत दो से अधिक व्यक्ति जब सामूहिक रूप से दो से अधिक व्यक्ति जब सामूहिक रूप से, दो से अधिक का अर्थ है दो, चार भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, एक 8 भी हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सामूहिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे ही सामूहिक चर्चा कहा जाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। सामान्यतः ये समूह के सभी सदस्य एक समान उद्देश्य होते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए सभी मिलकर प्रयास करते हैं। वर्तमान समस्याओं और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मौखिक चर्चा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, यानी कि जो समूह होता है वो किसी एक विचार पर, एक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वही सामूहिक चर्चा का एक रूप होता है। मौखिक चर्चा की जाती है इसमें। शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रचलित शिक्षा विधि है, जिसमें छात्रों को स्वतः पठन एवं समस्याओं पर आधारित सामूहिक रूप से सोचने विचारने का अवसर प्रदान किया जाता है। सामूहिक चर्चा, संप्रेषण के एकलाप, ये सब जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको उदाहरण के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। जैसे कॉलेज में रंगमंच होता है। रंगमंच मतलब होता है, जैसे आपने रामलीला वगैरह देखी है, या कोई नाटक हो सकता है, रंगमंच होता है। प्रशिक्षण केंद्र आदि स्थानों पर सामूहिक चर्चा द्वारा संप्रेषण किया जाता है। इसमें भी प्रतिपुष्टि तुरंत मिलती है, परंतु संवाद अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की भांति नहीं। फिर यह प्रभावशाली संप्रेषण माध्यम है। संप्रेषण के सामूहिक चर्चा माध्यम के स्पष्टीकरण हेतु पहले समूह, उसकी संरचना एवं प्रकृति को जानना होगा। समूह से आशय समाज के कुछ लोगों का वह विशिष्ट वर्ग है, जिसमें दो या दो से अधिक लोगों का ऐसा संगठन, लोगों का ऐसा ग्रुप जिसका उद्देश्य एक जैसा होता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, एक टॉपिक ले लेते हैं हम, क्रिकेट है। क्रिकेट के ऊपर एक हम सामूहिक चर्चा करते हैं कि क्रिकेट विषय ले लिया हमने, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसा होना चाहिए, इसके फायदे क्या होते हैं, इसको कब खेलना चाहिए। ये एक सामूहिक चर्चा का एक विषय हो सकता है। इसमें विशिष्ट वर्ग होता है कोई, उसके सामने एक कोई प्रमुख विषय होता है, और उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। उसमें कुछ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही सामूहिक चर्चा का आयोजन किया जाता है। यानी समूह लोगों के परस्पर किसी न किसी प्रकार का सहसंबंध देखने को मिलता है। ऐसी ही चर्चा से आशय है कि किसी विषय या उद्देश्य पर परस्पर बातचीत कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या कार्यनीति तय करना। अंग्रेजी में चर्चा के लिए इसे डिस्कस कहा जाता है। अंग्रेजी के डिस्कस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डिस्क्यूचर से हुई है, जिसका आशय टू शेक टू स्टर, अर्थात हिलाना या जांच पड़ताल करना। इसमें हिंदी के चर्चा शब्द का आशय है किसी विषय विशेष या उद्देश्य विशेष पर विचार विनिमय एवं विमर्श के पश्चात किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। चर्चा बातचीत एवं वाद विवाद से सर्वथा भिन्न है। यानी जो चर्चा होती है वो बातचीत से अलग होती है। बातचीत में हम कोई भी विषय को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एक अलग विषय होता है, एक स्पेशल विषय होता है, भिन्न है। बातचीत में दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जबकि वाद विवाद में किसी निश्चित विषय के पक्ष में तर्कपूर्ण तथ्यों के आधार पर
अपनी बात सिद्ध की जाती है। तर्कपूर्ण यानी उसके तर्कों के आधार पर विषय पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से एक दूसरे से परस्पर बातचीत करके किसी निश्चय निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। तो ये थी आपकी सामूहिक चर्चा। अब हमारा अगला जो विषय है वो है मशीनी माध्यम, यानी संप्रेषण के मशीनी माध्यम। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मशीनी माध्यम, मशीनी माध्यम में ईमेल, सोशल मीडिया, एसएमएस, इंटरनेट और फीडबैक। आज के जो आपकी क्लास का विषय है इसमें हम चर्चा करेंगे ईमेल, सोशल मीडिया और इंटरनेट और फीडबैक। एसएमएस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आज सूचना एवं तकनीक के चलते मशीन यानी कंप्यूटर ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अनुभव, ज्ञान एवं संवेदना के साथ साथ शिक्षा व व्यापार के क्षेत्र में यानी संप्रेषण प्रक्रिया के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। यानी कि मशीनों, जब वैज्ञानिक युग में मशीनों ने इतनी तरक्की की है कि आज कोई सा भी क्षेत्र हो उसमें हम मशीनों के बिना सहायता के कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और जहाँ तक बात है संप्रेषण में, इसमें भी मशीनों की महत्वपूर्ण भूमिका साथ साथ चलती है। पिछले कुछ ही दशकों में मशीनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की प्रगति के फलस्वरूप संप्रेषण माध्यमों का औद्योगिकरण और व्यवसायीकरण दोनों हुआ है। इसके साथ ही मशीनी संप्रेषण व्यवहारिक रूप से सामाजिक प्रक्रिया से हटकर स्वतंत्र अस्तित्व में भी रखता है। खैर, ये मशीन आधारित संप्रेषण माध्यमों, ईमेल, सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि का विवरण इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं ईमेल। ईमेल क्या होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। आज संप्रेषण माध्यम के रूप में कंप्यूटर प्रयोक्ताओं के लिए इंटरनेट आधारित संदेशों का आदान प्रदान ईमेल के द्वारा होता है। यानी कि जो इंटरनेट आधारित संदेश होते हैं उनका जो आदान प्रदान होता है वो ईमेल के द्वारा ही होता है। ईमेल से आशय है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल टेक्स्ट मैसेज। ईमेल टेक्स्ट मैसेज जिसके द्वारा कोई भी संदेश, सूचना या पत्र आदि विषय के किसी भी कोने में तत्काल पहुंचाया जा सकता है। यानी आज ईमेल इतना सक्रिय हो गया है कि हम अपने घर में बैठकर कहीं पर भी अपना संदेश, टेक्स्ट मैसेज या फिर कोई फाइल, यहाँ तक कि हम वीडियोस, यहाँ तक कि हम अपने रिज्यूम भी पहुंचा सकते हैं। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो शिक्षा संस्थान हो, चाहे वो रेल विभाग हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, कहीं पर भी ईमेल का से अछूता कोई क्षेत्र नहीं रह गया है। उदाहरण के लिए आज जो शिक्षा है, जो अध्यापक होते हैं वो ईमेल के द्वारा अपने विद्यार्थियों को उत्तर देते हैं, कंटेंट दे सकते हैं, कोई मटेरियल दे सकते हैं। आज हर क्षेत्र में, जैसे हम कहीं नौकरी के लिए अपना प्रस्तुतिकरण देना है तो वहां पर हम अपना रिज्यूम ईमेल कर सकते हैं। आज ये संप्रेषण का एक क्रांतिकारी माध्यम बन चुका है। इसमें इंटरनेट के द्वारा किसी कंप्यूटर या अन्य किसी उपकरण द्वारा संदेश भेजा जाता है। इसके लिए एक ईमेल पते जो यूजर नेम तथा डोमेन नेम से मिलकर बनता है। ईमेल आईडी कैसे बनती है? यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बनता है की आवश्यकता होती है। अब तो ईमेल पर संदेश के साथ साथ फोटो आदि भी भेजा जा सकता है। वस्तुतः ईमेल के उपयोग बहुत हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी समाचार सेवाओं की सूचनाओं में चित्रों या वस्तुओं को भेजने के लिए मेल बॉक्स का प्रयोग कर सकता है। इसमें करंट घटनाओं तथा अन्य सूचनाओं को समाहित किया जा सकता है। अपने वेब ब्राउज़र को भी मेल से भेजा जा सकता है, जिससे कि पता लगे कि मनपसंद वेबसाइट कब बदल रही है। एक और महत्वपूर्ण प्रयोग भी इंटरनेट मेल का होता है। इसमें मेलिंग सूचना भी होती है, जिससे कि हम उन लोगों से संपर्क रख सकते हैं जो हमारी पसंद के हों। इंटरनेट पर उनसे परस्पर संवादों का आदान प्रदान सर्वर के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रकार एकल इंटरनेट मेल या ईमेल के द्वारा असंख्य लोगों से एक साथ संपर्क हो सकता है और उन तक पहुंचा जा सकता है। मेलिंग सूची की तरह विभिन्न नेट संवाद समूह भी होते हैं,
जैसे कि ग्रुप मेलिंग समूह जो होते हैं, इसमें ग्रुप भी हो सकता है, एक साथ भी कई लोग मिलकर चैट भी कर सकते हैं, जो इंटरनेट पर समाचारों का संकलन करते हैं। ये समाचार सारे संसार में फैले होते हैं। इन समाचारों को लोग पढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक इंटरनेट अकाउंट होता है। आज जो क्लास हो रही है वह भी एक इंटरनेट अकाउंट के माध्यम से ही हो रही है। इस समाचारों को लोग पढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक अकाउंट होता है, जिसमें वह समाचार सर्वर तक जुड़कर अपने संदेश पढ़ सकता है। इसी प्रकार अन्य उपयोग भी होते हैं, जिसमें चैटिंग और कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल होती हैं। मशीनी संप्रेषण माध्यम के स्वरूप में, जिसमें चैटिंग और कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल होती है। मशीनी संप्रेषण माध्यम के स्वरूप में ईमेल द्वारा किसी भी संस्था संगठन में अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को त्वरित गति से संदेश भेज सकता है। यानी कोई भी अधिकारी जो होता है कार्यालय में, वो अपने जो कर्मचारियों को तुरंत उसी समय संदेश भेज सकता है। आज ईमेल जो है सिर्फ कंप्यूटर पर ना रहकर हम मोबाइल पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसका उपयोग और ज़्यादा बढ़ गया है। समग्र रूप में संप्रेषण माध्यम के रूप में ईमेल एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा कोई संदेश, फोटो, पत्र आदि दुनिया के किसी भी कोने में तत्काल संदेश रूप में भेजा जा सकता है। सोशल मीडिया की बात करते हैं, जो कि सोशल मीडिया आज सबसे ज़्यादा प्रचलित है, हमारी समाज का एक हिस्सा बन गया है। यानी कि ये कहना अनुचित नहीं होगा कि सोशल मीडिया के अभाव में हमारा समाज एकदम गतिशील, एकदम रुक सा जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसमें कोई जान ही ना हो। हमारा एक जीवन का सर्व प्रमुख हिस्सा सोशल मीडिया है। इंटरनेट की सुविधा ने मानव समाज में अमूलचूल परिवर्तन करने में सर्वाधिक महत्व है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के दोनों शब्द के संदर्भ, अर्थ संदर्भ पर गौर करें तो हम पाते हैं सोशल मीडिया यानी सोशल का अर्थ है समाज, और मीडिया का अर्थ है मीडियम यानी कि माध्यम, यानी समाज तक पहुंचने का माध्यम। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति स्वयं को भावों, विचारों और अनुभवों को परस्पर साझा करें। वास्तव में मनुष्य स्वभाव से सामाजिक है, यानी मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक है। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि उसके मन में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते रहते हैं, विचार उत्पन्न होते रहते हैं। वह उन विचारों की अभिव्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ करना चाहता है। उसे लोगों के साथ संवाद करना, सहायता करना, घुलना मिलना, साझेदारी करना, सहयोग करना, सलाह देना भी या लेना पसंद है। वह भिन्न भिन्न रूपों और उद्देश्यों से समाज में संचार करता है तथा अपने को अभिव्यक्त करता है। इसी के फलस्वरूप उसे यह पता चलता है कि उसके भीतर एक समाज है और उसके बाहर एक समाज है। दूसरे शब्दों में एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को किसी समूह के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ अनुभव करता है तथा समाज के हितों के प्रति स्वयं को जागरूक पाता है, अर्थात व्यक्तियों अथवा समूहों के रूप में मानव प्राणियों की अंतरक्रियाओं के आधार पर निर्मित पारस्परिक संबंध सोशल कहलाता है। दूसरे शब्दों में मीडिया जो एकवचन माध्यम का बहुवचन है और इसका प्रयोग सामूहिक अर्थों में किया जाता है। समाचार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि माध्यम, और इनका सबका सम्मिलित रूप है मीडिया। इन इस प्रकार मीडिया कई माध्यम को संदर्भित करता है। ऐसा माध्यम जिसका उपयोग समाज में अन्य लोगों के साथ संपर्क बनाने के लिए किया जाता है। वह संपर्क मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी रूप में हो सकता है। इन दोनों का मिला जुला रूप है सोशल मीडिया। तकनीकी और सामाजिक का संलयन और समायोजन है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस मीडिया का उपयोग समाज में लोगों को आपस में जोड़ने अथवा सोशल बनाने के लिए किया जाता है, उसे सोशल मीडिया कहा जाता है। तो आशा करता हूँ सोशल मीडिया के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। सोशल मीडिया का एक जागरूक उदाहरण है, जैसे कि हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ब्लॉग है, माइक्रो ब्लॉगिंग, ट्विटर, जामा, सोशल नेटवर्किंग, सोशल एग्रीगेट, नेशनल फीडबैक, ये सब माध्यम है। सोशल मीडिया में मनोरंजन के साथ साथ हम जानकारी
कोई समाचार, कोई विशेष प्रकार का प्रयोजन भी हम एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। सोशल मीडिया के बाद आता है इंटरनेट। अभी तक हमने संप्रेषण के माध्यमों पर चर्चा की। सबसे पहले हमने एकालाप पर चर्चा करने के पश्चात हमने संवाद, सामूहिक चर्चा, इसके बाद हम मशीनी माध्यमों पर चर्चा करने जा रहे हैं। संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों में हम ईमेल पर चर्चा कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा कर चुके हैं। अब हमें करना है इंटरनेट। तो इंटरनेट, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है इंटरनेट क्या होता है। संप्रेषण के परंपरागत माध्यम, यानी पुराने जो माध्यम होते थे संप्रेषण के, किस प्रकार अपनी भावों को, विचारों को व्यक्त किया जाता था। राजा महाराजा कैसे, मैंने आपको बताया था कि कैसे अपने संदेशों को अपनी प्रजा तक पहुंचाते थे, ये थे परंपरागत माध्यम। परंतु आज जो है नवीन माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सामने उजागर हुए हैं, सामने प्रस्तुत हुए हैं। संप्रेषण के परंपरागत माध्यम एकालाप, संवाद, सामूहिक चर्चा के साथ साथ तकनीकी माध्यम, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट आदि भी बड़े महत्वपूर्ण संप्रेषण के माध्यम हैं। आज सूचना एवं संप्रेषण का सर्वाधिक क्रांतिकारी माध्यम है कंप्यूटर इंटरनेट। सबसे ज्यादा उपयोग, हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला माध्यम इंटरनेट है। आज इंटरनेट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हमारे, यूं कहें कि हमारे जीवन की लाइफलाइन है इंटरनेट। इंटरनेट अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्कों का एक नेट होता है, यानी कि एक जाल होता है जिसमें हर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा होता है, और जो आंकड़े आदान प्रदान करता है, इंटरनेट का नाम ही इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट का जो नाम है, इसका जो व्यावसायिक जो रूप है वो इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। ये विश्व की सर्वाधिक कारगर सूचना प्रणाली है। इसका अपना अलग ही मायावी जादुई संसार है। जादुई संसार मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये, इसकी वजह से ही आज पूरी दुनिया चल रही है। ये विश्व की इसका परस्पर जुड़े कंप्यूटर का विश्वव्यापी समुदाय होने के कारण ही इसे महाजाल यानी इंटरनेट कहा जाता है। इसी से आज सारा विश्व सिमटकर लैपटॉप या फिर कहे तो मोबाइल आपकी उंगलियों पर आ गए हैं। आज इंटरनेट विराट स्तर पर मानवीय संबंधों एवं संस्कृतियों को जोड़ने के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, स्वतंत्र अस्तित्व का प्रयोग होता है। इंटरनेट के उद्भव और विकास की पृष्ठभूमि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से जुड़ी है। यानी कि इसका जो उद्भव और विकास हुआ था, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो अमेरिका का एक जो क्षेत्र है पेंटागन से जुड़ी है। कंप्यूटर की विकास यात्रा में पहले प्रत्येक कंप्यूटर का स्वतंत्र अस्तित्व होता था एवं प्रयोग होता था, परंतु समय के साथ साथ कंप्यूटर की सामग्री को दूसरे कंप्यूटर पर आदान प्रदान, प्रसंस्करण, संग्रहण एवं सूचना प्रेषण आदि हेतु भेजने की आवश्यकता महसूस हुई। यानी कि पहले जो कंप्यूटर था, उसका जो इंटरनेट था वो केवल एक ही था, लेकिन जब उन्हें पेंटागन में इसकी शुरुआत हुई थी, बाद में ये लगा कि इसे पूरे जोड़ना चाहिए दूसरे कंप्यूटर के साथ, तो आगे की कार्यवाही हुई। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात रूस और अमेरिका में महाशक्ति बनने की परस्पर होड़ लग गई। जब सन 1957 में सोवियत संघ ने एक उपग्रह आकाश में सफलतापूर्वक भेजा तो अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि वो आपस में परस्पर विरोधी थे, आपस में उनका विचार अलग थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1958 में अमेरिका ने अपनी सीमा रक्षा संबंधी एक उन्नत तंत्र के विकास हेतु उच्च स्तर पर रक्षा अनुसंधान प्रकल्प संस्थान की स्थापना की। इसका प्राथमिक लक्ष्य कंप्यूटरों के तंत्र ज्ञान के अनुसंधान करता था। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष या उपग्रह से होने वाली संभावित हमले से बचने के लिए प्रक्षेपणास्त्रों का विकास करना था। इस संस्थान ने अपना उपग्रह तैयार कर रूस को तकनीकी क्षेत्र में करारा जवाब दिया। इसी समय अमेरिका ने कंप्यूटर तंत्रज्ञान में तरक्की होते जोसेफ लिक्विंडर के नेतृत्व में सूचना प्रसंस्करण तंत्रज्ञान संस्थान
स्थापित किया और इंटरनेट विकास का जिम्मा सौंपा गया। लिक्विंडर ने लॉरेंस की सहायता से कंप्यूटर से सूचनाओं के आदान प्रदान की योजना बनाई। उसने एक ऐसा विशिष्ट कंप्यूटर तंत्र बनाया जो संवाद, संदेश, सूचना का वहन, प्रेषण एवं प्रसंस्करण करने की क्षमता रखता था। इसका सफल प्रयोग अपार्नेंट के जरिए अक्टूबर 1969 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजलिस स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान के बीच हुआ। इस संबंध में ये उल्लेखनीय तथ्य है कि इंटरनेट का उद्भव और विकास भले ही अमेरिका में रूस के संभाव्य सैनिक हमले की हानि के समय भी संपर्क बनाए रखने की सतर्कता से हुआ, परंतु बाद में इसका प्रयोग सैनिक क्षेत्र के साथ साथ विज्ञान, अभियांत्रिकी, ग्रंथाशय आदि करना आवश्यक है। यानी कि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो इंटरनेट का जो उपयोग हुआ था सर्वप्रथम अमेरिका और रशिया के जो आपसी संघर्ष था उस पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कह सकते हैं किया गया था, परंतु बाद में वर्तमान विकास यात्रा के विषय में जो इंटरनेट की भागीदारी है वो छूती नहीं है। सब उसके बारे में जानते हैं कि इंटरनेट के बिना हम अपना जीवन यापन भी नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लगभग सभी विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। लगभग मैंने सभी विषयों पर चर्चा की। एक विषय और है, वो छूट गया था, फीडबैक। अब हम फीडबैक पर चर्चा करने जा रहे हैं। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक क्या होता है? फीडबैक जैसे कि प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि मतलब उसका जवाब देना या उसका रिप्लाई करना फीडबैक कहलाता है। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण के तत्वों, वक्ता, माध्यम, संदेश, संदेश प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि या फीडबैक में से पांचवा तत्व फीडबैक संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि संप्रेषण प्रक्रिया में 5 तत्व, अनिवार्य तत्व होते हैं जिनकी वजह से संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसमें से जो एक तत्व है वह है फीडबैक। पांचवा तत्व फीडबैक संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। फीडबैक या फिर इसे प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। इससे तात्पर्य है कि संप्रेषक द्वारा प्रेषित किए गए संदेश का संदेश ग्रहणकर्ता पर क्या और किस तरह का प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव के फलस्वरूप संदेश ग्रहणकर्ता संदेश प्राप्ति के पश्चात जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है वही फीडबैक कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपसे अभी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ या कहेंगे ना, तो यही फीडबैक है, यही प्रतिक्रिया है, फीडबैक कहलाता है। संप्रेषण प्रक्रिया में चूंकि सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है और इससे सूचनाओं के आदान प्रदान के फलस्वरूप कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आना निश्चित है। जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो निश्चित ही कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आएगी। हम किसी से भी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसका फीडबैक आता है, उसका प्रतिक्रिया आती है। अतः संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक का अत्यधिक महत्व है। इससे पता चलता है कि संदेश ग्रहणकर्ता के पास संदेश किस रूप में पहुंचा है। संप्रेषक जो अपने संदेश के माध्यम से संदेश प्राप्तकर्ता को कहना चाहता था वह उस तक ठीक ठाक पहुंचा या नहीं। एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि आप किसी से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कथोपकथन करते हैं। आप एक तमिल भाषा को जानने वाले, बोलने वाले व्यक्ति से अपनी भाषा हिंदी भाषा में वार्तालाप करते हैं और उसे कुछ कहते हैं कि क्या आप मेरे घर आना चाहोगे, तो वो उसका ठीक से फीडबैक नहीं दे पाता, प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि वह उस भाषा का ज्ञान नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। संप्रेषण की प्रक्रिया में त्रुटि हुई है, यानी संप्रेषण यहाँ पर सफल नहीं हुआ है। तो जब संप्रेषण ही सफल नहीं हो पाएगा तो वह फीडबैक या प्रतिक्रिया नहीं आ पाएगी। इससे पता चलता है कि संदेश ग्रहणकर्ता के पास संदेश किस रूप में पहुंचा है।
संप्रेषक जो अपने संदेश के माध्यम से संदेश प्राप्तकर्ता को कहना चाहता था वह उसमें ठीक ठाक पहुंचा या नहीं, इस बात का पता चलता है। यह बात फीडबैक के माध्यम से ही स्पष्ट होती है। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि फीडबैक के माध्यम से संप्रेषक अपनी संप्रेषण प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करते हुए अपनी संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है। यानी कि हमारा संप्रेषण प्रभावी होगा, प्रभावकारी होगा, उसकी भाषा अगर उत्तम होगी, सरल वाक्य होंगे, हमें तो ही प्रतिक्रिया या संप्रेषण जो है सफल होगा, और संप्रेषण यदि सफल होगा तो हमें उससे प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। एक बात फीडबैक के विषय में बड़ी उल्लेखनीय है कि यह द्विमार्गी पद्धति है, यानी दो मार्ग होते हैं इसमें, एक संदेश ग्रहणकर्ता के संप्रेषक तक और दो संप्रेषक से संदेश ग्रहणकर्ता तक। फीडबैक सूचना प्रवृत्ति के आधार पर दो प्रकार की मानी जाती है, यानी जो सूचना होती है प्रवृत्ति के आधार पर दो प्रकार की मानी जाती है। प्रथम जो होती है, पहली जो होती है सकारात्मक, और द्वितीय जो दूसरी होती है वो होती है नकारात्मक। सकारात्मक में संदेश ग्रहणकर्ता संप्रेषक और उससे संदेश के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करता है। उसके विपरीत नकारात्मक में संदेश ग्रहणकर्ता संप्रेषक के संदेश के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करता है। संप्रेषित संदेश ग्रहणकर्ता श्रोता के लिए उपयोगी है या नहीं, संप्रेषण प्रक्रिया में यदि कोई कमी रह जाती है तो उसे कैसे और कहां सुधारा जा सकता है, इन सभी शंकाओं का समाधान संप्रेषक प्रतिपुष्टि से प्राप्त होता है। यानी कि हमें अगर हमारे संप्रेषण में कोई कमी रह जाती है या संप्रेषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है या उसमें त्रुटि हो जाती है, तो हमें उसका पता तभी चलेगा जब श्रोता से प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। संप्रेषित संदेश ग्रहण करता। प्रतिपुष्टि के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संप्रेषण के परस्पर माध्यमों, संवाद, सामूहिक चर्चा, भाषा आदि के संप्रेषक को प्रतिपुष्टि सहज रूप से तुरंत प्राप्त हो जाती है, लेकिन मशीनी माध्यम जैसे कि ईमेल है, सोशल मीडिया है, एसएमएस है, वह इंटरनेट आदि में प्रतिपुष्टि प्राप्त करना काफी दुरूह होता है। यानी अगर हम मौखिक रूप से किसी से संप्रेषण कर रहे हैं तो उसमें तत्काल उसी समय हमें प्रतिक्रिया प्राप्त होगी, लेकिन अगर हम मशीनी उपकरण द्वारा किसी से संप्रेषण स्थापित कर रहे हैं, यानी हम किसी को ईमेल करते हैं, ईमेल हम करेंगे, ईमेल उसके उस संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंचेगा, उसे फिर वो पढ़ेगा, फिर वो अपना समय निकालकर आपको उत्तर देगा, यानी प्रतिक्रिया आप तक प्राप्त होने में कितना ज्यादा समय लगेगा। तो प्रतिपुष्टि के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संप्रेषण के परंपरागत माध्यम, संवाद, सामूहिक चर्चा, भाषा आदि में संप्रेषक को प्रतिपुष्टि सहज रूप से तुरंत प्राप्त हो जाती है, लेकिन मशीनी माध्यमों, ईमेल, सोशल मीडिया, एसएमएस में इंटरनेट आदि में प्रतिपुष्टि प्राप्त करना काफी दुरूह होता है। कई बार जिसे संदेश प्राप्त हुआ वह कई बार कई दिनों तक अपने सिस्टम मशीन पर इन्हें चेक ही नहीं करता, यानी आपने किसी को मैसेज भेजा, उसने चेक ही नहीं किया, वो उसकी प्रतिपुष्टि कहां से देगा। परंतु यदि हम उसके सामने होंगे, उससे कोई प्रश्न करेंगे, कोई अपना विचार प्रस्तुत करेंगे, तो वो तुरंत ही उसकी प्रतिपुष्टि करेगा, चाहे वो उसे नकारात्मक करे या सकारात्मक करे। इसके अलावा जनसंचार माध्यमों में भी प्रतिपुष्टि काफी दुरूह और बिखरी हुई है। संक्षेप में संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में होती है। प्रत्यक्ष प्रतिपुष्टि फीडबैक में संदेश ग्रहणकर्ता स्वयं उत्तर प्रतिक्रिया प्रेषित करता है, यानी कि प्रत्यक्ष प्रतिपुष्टि यानी कि जो बिल्कुल प्रत्यक्ष होती है, सामने होती है। फीडबैक में संदेश ग्रहणकर्ता यानी कि संदेश जो प्राप्त करता होता है वह अपनी प्रतिक्रिया स्वयं देता है और तत्काल देता है, उसी समय देता है, जबकि परोक्ष रूप में प्रतिपुष्टि सर्वे, शोध एवं आमंत्रण आदि के माध्यम से होती है। प्रत्येक संप्रेषण माध्यम श्रोता की प्रतिक्रिया, अपने संप्रेषण या संप्रेषित सूचनाओं की प्रतिक्रिया जानना चाहता है। संदेश ग्रहणकर्ता की प्रतिक्रिया के आधार पर संप्रेषक यथासंभव अपने
संप्रेषण प्रारूप परिवर्धन करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमें ठीक से किसी की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो रही है या फीडबैक नहीं आ रहा है, तो हम उसमें सुधार करेंगे कि आखिर फीडबैक क्यों नहीं आ रहा है, या हमारी भाषा में कोई गड़बड़ है, या हमारा अगर मान लीजिए हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ यांत्रिक जो असुविधा भी हो सकती है, टेक्निकल कोई डैमेज भी हो सकता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर मान लीजिए मैं किसी से बातचीत कर रहा हूँ और हमारे सामने ढोल बज रहे हैं, तो उसमें जो है संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि वो बात उस तक सही रूप से नहीं पहुंच पाएगी। संप्रेषण प्रक्रिया में बाधाएं दो प्रकार की होती है। अब संप्रेषण प्रक्रिया में बाधा होगी तो यदि संप्रेषण प्रक्रिया में बाधा होगी तो प्रतिपुष्टि हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब बाधा किस प्रकार से हो सकती है? एक तो शब्द यानी शब्द संबंधी, भाषा संबंधी और तकनीकी बाधा। शब्द संबंधी बाधा से आशय है जैसे कि हम किसी को समझाने का प्रयास करते हैं तो हमारे शब्द का हेरफेर हो सकता है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मैंने भागते हुए एक सांप को मारा। मैंने भागते हुए एक सांप को मारा, इसका दो प्रकार से जो संदेश प्राप्त करता है, दो प्रकार से इसका अर्थ ले सकता है। पहला अर्थ है कि मैं भाग रहा था, मैंने भागते भागते सांप को मार दिया। और दूसरा अर्थ है संदेश प्राप्त करता क्या ले सकता है कि सांप भाग रहा था और मैंने उसे भागते हुए मार दिया। तो यहाँ पर शब्दों की वजह से भी शब्द संबंधी जो बाधाएं हो सकती है, भाषा संबंधी बाधाएं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप हिंदी भाषी हैं, आपके सामने कोई जापानीज व्यक्ति आ जाता है या आप उसे समझाने का प्रयास करते हैं, तो वह संप्रेषण प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि आपकी भाषा को, जिस भाव को आप उस तक पहुंचाना चाहते हैं, उस भाव को आप उस तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तकनीकी बाधा, जैसे कि मैंने कहा नेटवर्क की प्रॉब्लम, या हम माइक में बात कर रहे हैं तो माइक अगर ठीक से काम ना करे तो ये बाधाएं हो सकती है संप्रेषण में। जब वक्ता की बात को श्रोता ठीक ठीक भाषा विभिन्नता, शब्दों के अनुचित प्रयोग, गलत उच्चारण आदि के कारण नहीं समझ पाता तो संप्रेषण निष्प्रभावी हो जाता है। इसके अतिरिक्त भ्रम, भौगोलिक दूरी, बौद्धिक विभिन्नता आदि के कारण संप्रेषण में बाधा पहुंचती है, तो फीडबैक, प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती। अतः संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि के लिए संप्रेषण की बाधाओं को दूर करना बहुत अधिक जरूरी है। ये भी आपका पूरा हो गया है। आज यहीं तक हम क्लास को समापन करते हैं।